नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। हरियाणा के मेवात रीजन में देर रात भी छिटपुट हिंसा की वारदातें हुई, लेकिन आज कर्फ्यू में ढील दी गई। हालात पहले से बेहतर बताए जा रहे हैं, लेकिन जो अंदर कलुष पनप गया है, जो अंदर क्लेश हो गया है, वो कितना ठंडा हुआ, कितना उसका निपटारा हुआ, ये देखने वाली बात होगी। अब तक एक इमाम और 2 होमगार्ड समेत 4 लोग पहले से ही मारे जा चुके थे और 2 लोगों की हत्याएं और हुई, यानी कि कुल मिलाकर 6 लोगों की हत्याएं इस पूरे घटनाक्रम में हो चुकी हैं दोनों पक्षों की तरफ से। लेकिन सवाल बड़ा यही है कि वास्तव में ये हिंसा जो है वो धीरे धीरे नूंह, पलवल, गुरुग्राम, रेवाड़ी, वल्लभगढ़ तक फैली और तकरीबन 13 डिस्ट्रिक्ट में धारा 144 लगाई गई है और अब तक 41 FIR हैं, 116 लोग गिरफ्तार हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2017 से पहले, मतलब 2017 तक हरियाणा जो दंगों के मामले में एक तरीके से शून्य था। यहाँ छिटपुट वारदातें हुई होंगी, प्रतिशत में हम उन्हें नाप नहीं सकते, इसलिए वो शून्य वारदातें ही 2017 तक थी। लेकिन 18 के बाद यहाँ लगातार दंगे हुए। 2018 में 45 दंगे हुए, 2019 में 50 दंगे हुए, 21 में 51 दंगे हुए और अब तक जो 2023 है उसमें अब तक 40 दंगे हो चुके हैं। कुल मिलाकर वास्तव में हरियाणा का मतलब हरि का निवास। हरि के निवास में ये कौन राक्षसी प्रवृत्ति के लोग आ गए हैं, सबसे बड़ा सवाल ये। और दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई सरकार हो, थाना हो, चौकी हो, पुलिस हो, वो इकबाल से चलती है, संख्या से नहीं। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब नफरत पनप जाएगी, सौहार्द खत्म हो जाएगा, लोग आमने सामने बंदूक लेकर खड़े हो जाएंगे, तो सेना और पुलिस भी सुरक्षा नहीं कर सकती। इसे एक तरीके से इस दृष्टि से देखा गया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आम आदमी को सुरक्षा देने से हाथ खड़े कर दिए। विपक्ष ने यही एंगल लेकर उन पर हमला किया। हालांकि बाद में कई तरीके की सफाई आई, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि हरियाणा में तकरीबन 60,000 पुलिसकर्मी हैं, 2 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या है और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पुलिसकर्मियों की संख्या काफ़ी कम है, लेकिन जो शासन सत्ता चलता है, थाना चौकी जो चलता है, वो इकबाल से चलता है। बड़ा सवाल यही है कि क्या हरियाणा में पुलिस का, सरकार का इकबाल खत्म हो गया है क्या? मंथन में यही बड़ा सवाल। चार तस्वीरें आपको दिखाएंगे हरियाणा की घटना। मेवात में हिंसा को लेकर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों ने देश भर में प्रदर्शन किया। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के तमाम शहरों से ये प्रदर्शन किए गए और एक तरीके से दंगाइयों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। ये कहा गया कि मुसलमानों ने एक तरीके से जो ब्रजमंडल यात्रा थी उस पर हमला किया। आतंकवादी तरीके से जिस तरह हमला करते हैं उस तरह किया गया। बहुत सारे लोग, विहिप के बहुत सारे लोग उस पूरे मेवात को हिंदुओं का कब्रिस्तान और पाकिस्तान भी बताते रहे। इस तरीके के बयानों से भी माहौल थोड़ा गर्म हुआ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले को एक याचिका के माध्यम से संज्ञान में लेते हुए दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकार को एक नोटिस जारी करके कहा कि इस तरीके के जुलूसों की वीडियोग्राफी कराई जाए। जो धार्मिक जुलूस होते हैं उनकी वीडियोग्राफी अवश्य कराई जाए, ताकि ये पता चले कि इन जुलूसों में किस किस तरीके के लोग क्या हथियार लेकर चलते हैं, कैसे चलते हैं, क्या होता है। और किसी प्रकार के जुलूस धार्मिक हों, उनकी वीडियोग्राफी चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी करके ये कहा है कि ये जुलूस किन स्थितियों में निकले, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इस पर एक 4 तारीख को सारी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। अब तक
जो सबसे ज़्यादा विद्रूपता वाली स्थिति है वो ये है कि बहुत सारे वो लोग इस दंगे के शिकार हुए हैं जो रोज़ कमाते खाते हैं। वो हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, लेकिन वो एक इंसान है और उनको ना इससे लेने देना ना उससे लेना देना। चंद नफरती लोगों ने माहौल ही बिल्कुल ख़राब करके रख दिया है। अगर देखा जाए तो मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी, मामन खान, ये 4-5 नाम हैं जिनको लेकर, और बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर तो बाकायदे एक तरीके से 2-2 हत्याओं, लोगों को जलाने का आरोपी है। उसके बाद भी वो घूम रहा है और सीधे तौर पर विश्व हिंदू परिषद या अन्य जो संगठन है, बजरंग दल है, उसको डिसोन नहीं कर रहे हैं। वो घुमा फिरा कर इस तरीके की बातें कर रहे हैं। वास्तव में हरियाणा की सरकार के अंदर भी इस घटना को लेकर अलग अलग तरीके के विचार हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि साजिश है, डिप्टी सीएम कहते हैं कि ये विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने यात्रा के बारे में सही जानकारी एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं दी, इसलिए हुआ। वहाँ की सांसद हैं जो वो कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की दिक्कत है, एडमिनिस्ट्रेशन फेल रहा है। मंत्री हैं राव वीरेंद्र सिंह, वो कह रहे हैं कि भाई हथियार लेकर जाने की क्या जरूरत थी, चाहे ये ले गए हों चाहे वो ले गए हों। तो एक अलग तरीके का पूरा दृश्य देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो बातें कही वो बड़ी महत्वपूर्ण थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई सारे लोगों को सुरक्षा नहीं दी जा सकती। ये बयान हर एंगल से अलग अलग तरीके से लोगों ने प्रस्तुत किया। इसे सुना जाए। सुरक्षा में सद्भाव में से ही सुरक्षा निकलती है। अगर सद्भाव नहीं हुआ और एक दूसरे के खिलाफ अगर गन तान के खड़े हो गए तो सुरक्षा, देखिए समाज आपस में जब तक सद्भाव नहीं होता तब तक सुरक्षा को एक चैलेंज रहता है। और आप ये मानिए, हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस कर सकती है, ना आर्मी कर सकती, ना आप और हम कर सकते। सुरक्षा के लिए भी एक वातावरण बनाना पड़ता है और वातावरण समाज में एक सामंजस्य, सद्भाव, इसके लिए पहला प्रयत्न करना पड़ता है। उसके लिए पीस कमेटीज बनी हैं, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को लोग लगे हैं। हाँ, मौके पर तनाव न बढ़े इसके लिए फोर्स पूरी रखनी पड़ती है। उन्होंने फ्लैग मार्च भी किया है। जो ऐसे गलत वृत्ति रख करके कोई लोग इस प्रकार का मानस बनाए बैठे, उनके मन में एक भय बैठाना पड़ता है। लेकिन ये एक तात्कालिक विषय होते हैं, करंट इश्यूज होते हैं। करंट विषय में करने के बाद आखिर में तो सामाजिक सद्भाव बना करके तभी लोगों का रहन सहन ठीक हो सकता है। आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि दुनिया में कहीं चले जाइए, हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस कैसे करेगी? एक एक इंसान के पीछे थोड़ी पुलिस का जवान लगा दिया जाएगा। बात भले ही लग रही है इस वक्त, ये बात अच्छी नहीं लग रही, लेकिन बात तो वाजिब है। और वो कह रहे हैं कि भाई सांप्रदायिक सौहार्द नहीं होगा तो सुरक्षा के लिए जो सौहार्द बिगड़ता बड़ी चुनौती होती है। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है मुख्यमंत्री जी? सौहार्द बनाना आप ही की, आपके सरकार की, उसके बाद फिर समाज की, फिर हमारी यानी हमारे जैसे न्यूज़ चैनलों की, हमारे जैसे एंकरों की, जो शायद नहीं निभा रहे हैं। बहुत सारे नफरती बयान जो लोग दे रहे हैं, उससे ज़्यादा हमारे पत्रकार साथी टीवी पर बैठकर पता नहीं कैसे कैसे बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है जेनोसाइड कर देना चाहिए, कोई कह रहा है कुछ कर देना चाहिए। अजब अजब तरीके के बयान हैं। मैं तो स्तब्ध हूँ, मैं तो सोच ही नहीं पा रहा हूँ कि पत्रकार भी इस तरह की बातें करते हैं या उनको करना चाहिए। हम लोगों ने जब पत्रकारिता शुरू की थी तो हमको बताया गया था कि भाई ना इधर ना उधर, तराजू लेकर ऐसे रहो। और यहाँ तो बिल्कुल एक तरफ खड़े होकर पत्रकारिता कर रहे हैं। गलत बात है ये। और इस तरीके से माहौल बिगड़ता है, सॉल्यूशन नहीं निकलता है। बड़ी भूमिका मीडिया के, मीडिया को भी संयमित रहने की जरूरत है। यह मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, ये अंतरात्मा से महसूस कर रहा हूँ। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जो बात कही है वो जो वीएचपी है, विश्व हिंदू परिषद को ही कटघरे में खड़ा करती है। जो आयोजक थे कल की यात्रा के, उन्होंने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। कहीं ना कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल हुई। मैं तो आपके माध्यम से भी सबसे यही आग्रह विनती करूंगा कि अमन शांति बना कर रखें। हमारे प्रदेश में आज तक के इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई। जिन लोगों ने इस घटना को आगे उकसाकर करने का काम किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। फ्री प्लान का भी कोई इनपुट मिल रहे हैं कि ऐसा फ्री प्लान था इस तरह का? देखिए, इनपुट्स अलग अलग तरीके के आए हैं। वहाँ पर नरेंद्र बिजारनिया जो एसपी भिवानी थे, उनको डिप्लॉय कर दिया गया। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही हर पहलू को।
और जैसे ही उसका निष्कर्ष आएगा वो भी आपके सामने आएगा। हरियाणा कांग्रेस के नेता और राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक ट्वीट के जरिए सरकार पर आक्रमण किया है। जो बयान दिया है मुख्यमंत्री ने कि हर आदमी की सुरक्षा या हर आदमी के पीछे पुलिस और सेना नहीं लगा सकती, उस पर दीपेंद्र हुड्डा का ट्वीट है। हुड्डा कह रहे हैं कि युवाओं को सीईटी से रोजगार नहीं दे सकते, किसानों को एमएसपी नहीं दे सकते, महंगाई से राहत नहीं दे सकते और बहुत सारी बातें वो कह रहे हैं। खिलाड़ी बेटियों को न्याय नहीं दे सकते, कर्मचारियों को ओपीएस नहीं दे सकते और आम नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे सकते। ये सवाल उठा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप इस्तीफा तो दे सकते हैं खट्टर साहब, दे दीजिए। इसी तरीके का उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती का एक ट्वीट आया है। मायावती कहती हैं कि हरियाणा में हुई हिंसा और फिर इसका आसपास के इलाकों में फैलना, इससे साबित होता है कि हरियाणा की सरकार और पुलिस फैल रही है। मणिपुर में भी इसी तरीके की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है जैसे हरियाणा में हुई है, या हरियाणा की तरह मणिपुर की तरह हरियाणा में हुई। वहाँ की सरकार खुफिया तंत्र पूरी तरह निष्क्रिय है, जो चिंताजनक है। हरियाणा सरकार उस यात्रा को सुरक्षा देने में विफल रही। अगर वो इस यात्रा को सुरक्षा नहीं दे सकती तो फिर सरकार द्वारा इसके आयोजन की अनुमति ही क्यों दी जाती है। बहुत वाजिब सवाल बहन कुमारी मायावती उठा रहे कि अगर ब्रजमंडल की यात्रा की अनुमति दी गई है तो उसकी सुरक्षा देना आपका काम है। ऐसे कह के नहीं छोड़ सकते हैं कि भाई लोगों ने हमला कर दिया, हमें क्या पता था, उन्हें क्या पता था, एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं। आईपीएस अधिकारी वरुण सिंगला जो वहाँ के नूह के एसपी वो छुट्टी पर चले जाते, कहा जाता है कि पारिवारिक कारण है। नासिर और जुनैद की हत्या का मुख्य आरोपी गैंगस्टर मोनू मानेसर, मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर चीख चीख कर कह रहा है कि भाई हम आएंगे, हम तुम्हारे जीजा हैं, हम अपने लोगों के साथ आएंगे। इस तरह के वीडियो जारी हो रहे हैं। बंटी जो बिट्टू बजरंगी है वो भी इस तरह की बातें कर रहा है। एक तरीके से माहौल को एक तरीके से चार्ज किया गया और इस माहौल को चार्ज करने के बाद जो परिस्थितियां बन रही हैं वो बड़ी ही घातक बन रही हैं। अगर वहाँ से कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बहुत सारे एक चैनल ने स्टिंग कराया है। उस स्टिंग में वहाँ का जो सीआईडी इंस्पेक्टर है विश्वजीत, वो कह रहे हैं कि 10 दिन पहले ही उन्होंने सारी जो कुछ घटा है वो 10 दिन पहले ही उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को सूचना दे दी थी कि हालात बहुत विस्फोटक हैं, दंगे जैसे हालात बन जाएंगे, घटना हो सकती है। मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी और मामन खान के जो बयान वायरल हो रहे हैं उसको लेकर भी चल रहा है। और सबसे पहले जो नूह में घटना है उसके बाद वहाँ के साइबर थाने में ही अटैक हुआ। साइबर पुलिस क्या करती रही, इतना सब कूड़ा कचरा नफरती सामान एक तरीके से इंटरनेट पर और सोशल मीडिया पर होता रहा, एक भी मुकदमा, एक भी कार्रवाई होती नज़र नहीं आई। इसी तरीके से अपने आप में तमाम इस तरह की चीज़ें हुई। एक दूसरे के ऊपर लोग जिम्मेदारी शिफ्ट कर रहे हैं। वास्तव में ये हरियाणा आज तक इस तरह की चीज़ें नहीं हुई। लोग बताते हैं कि हरियाणा में तो 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था तब भी हिंसा नहीं हुई थी। जैसा मैंने आपको कहा कि 2017 तक हरियाणा में 0 सांप्रदायिक हिंसा, दंगे 0 थे। वहाँ पर जातीय घटनाक्रम जरूर हुए, जाट और नॉन जाट को लेकर। एक पिछले साल एक अधिकारी को खनन माफिया ने कुचल कर मार डाला था पुलिस का। इस तरह की घटनाएं होती रही हैं हरियाणा में, लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ा, इस तरह की आग की लपटें नहीं वहाँ देखने को मिली। बहुत सारे प्रश्न हैं, दिल भी बहुत दुखी है, मन भी बहुत दुखी है कि ये एक ट्रेंड चल रहा है। उत्तर प्रदेश को देखें, वहाँ इस तरह की छिटपुट घटनाएं करने की कोशिश की गई, हालांकि पुलिस ने वहाँ बहुत संभाला। इसी तरीके से आप राजस्थान देखिए, उत्तर प्रदेश देखिए, लेकिन जिस तरीके की घटना हरियाणा में हुई है वो तो सीधे सीधे लापरवाही है और एक तरीके से हिंसा का नंगा तांडव देखने को यहाँ मिला है। बहुत सारे विपक्षी दल इसे मणिपुर में जिस तरीके से घटना हुई, वो भी मणिपुर में भी एक तरीके से वो दंगा ही है, एक बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक वहाँ का जो समुदाय है उसको लेकर। इसी तरीके से यहाँ भी इस तरीके के तनावपूर्ण है। लेकिन खट्टर साहब बात बहुत बढ़िया कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आप जब आपस में नफरत होगी, एक दूसरे के खिलाफ लोग गन तान कर खड़े हो जाएंगे तो फिर सुरक्षा नहीं दे सकते, बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। इस बात पर अमल कौन कर रहा है? बीएचपी के लोग जिम्मेदार लोग हैं
और आज बड़ा सवाल हम उठा रहे हैं कि मरने वाले जितने लोग हैं, क्या कोई नेता के घर का व्यक्ति है, क्या विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रमुख पदाधिकारी का बेटा है, भतीजा है, फूफा है, नाना है, मौसा है, कोई है क्या? मरता है आम आदमी, सिर पर पट्टी बांधकर, मौत का कफन बांधकर, चाहे इस तरफ का हो चाहे उस तरफ का हो, और उकसाकर मौज लेते हैं ये लोग जो राजनीति का भी मलाई काटते हैं और धर्म के नाम पर भी जहर घोलते हैं। इस वक्त हमारे साथ राज्यसभा के सांसद, हरियाणा के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी जुड़ गए हैं सीधे हरियाणा से। गुप्ता जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। लगातार इस पूरे हिंसा में आपकी अपील बड़ी काबिल गौर है, बड़ी काबिल तारीफ है। लगातार आप हरियाणा के लोगों से अपील कर रहे हैं कि भाई शांति बनाए रखिए, सारी चीज़ों को देखिए। गुप्ता जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही कि इस पूरे हिंसा की जड़ में कौन लोग हैं? जड़ देखिए, जड़ के अंदर कोई भी हो, मगर प्रशासन इसमें पूरी तरीके से फेल है, सरकार इसमें पूरी तरीके से फेल है। जड़ में कौन लोग है, तफ्तीश करना प्रशासन का काम। अलग अलग सरकार के लोगों के अलग अलग बयान आ रहे हैं। सरकार के उप मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं और कह रहे कि मेवात से ऐसा काम कभी नहीं हो सकता। इनके सांसद एक ग्रुप विशेष पे आरोप लगा रहे हैं जी, जो राव इंद्रजीत है। इनके गृह मंत्री कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग हुई है दंगे कराने के लिए जी। अनिल विज साहब। इनके विधानसभा के अध्यक्ष अलग बयान दे रहे हैं कि साजिश रची गई है। सारे साजिशों का पता था, सिक्योरिटी इनपुट पहले दिए गए थे, जी। क्यों होने दिया? अगर सरकार वक्त रहते कदम उठाती, वक्त रहते लोगों के लिए सोचती, तो मैं नहीं समझता कि हरियाणा के अंदर इस किस्म की बातें नूह में अटकी। और नूह के बाद में पूरे हरियाणा के अंदर जो बात फैल गई है, क्या मनोहर लाल खट्टर जी आज ये कह देने से बच सकते हैं कि मेरे पास फोर्स नहीं है? क्यों मुख्यमंत्री दे सकते? तो आपने वक्त रहते हुए पुलिस फोर्स की भर्ती क्यों नहीं की? नंबर वन जी। अगर नहीं भी है तो आपने केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्सेस को क्यों नहीं बुलवाया? जब आपको सारे इनपुट थे कि यहाँ पे दंगे हो सकते हैं, आपने वहां पे सिक्योरिटी के बेहतर इंतजाम क्यों नहीं किए? तो इसमें तो सरकार की साजिश का भी बू आता कि सरकार ने लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। क्यों? और फिर अगर एक मुख्यमंत्री ये कहता है मेरे पास फोर्स नहीं है, मैं 2 करोड़ 80 लाख लोगों का इंतजाम नहीं कर सकता, तो उसको मुख्यमंत्री के पद पर रहने का अधिकार किसने दिया? जी। कभी वो कहता है मैं चदर तान के सो जाऊंगा। आज तक हरियाणा के अंदर ये सांप्रदायिक हिंसा का रंग नहीं लगा, परंतु मेवात से बढ़ के इन्होंने पूरे हरियाणा के अंदर ये बात फैला दी। पूरे हरियाणा के अंदर अपने आप में आज स्थिति गंभीर हो चुकी है। गुड़गांव की मैं बात करूं, मैं फरीदाबाद की बात करूं, पलवल की बात करूं, मैं होडल की बात करूं, महेंद्रगढ़ की बात करूं, रेवाड़ी की बात करूं, झज्जर आ जाए, पानीपत आ जाए, सोनीपत आ जाए, गोहाना आ जाए, अलग अलग जगह पे अलग अलग घटनाएं हो रही हैं जी। और खट्टर साहब आज भी इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। गुप्ता जी, वो खट्टर साहब कह रहे हैं कि भाई जब नफरत फैलेगी और एक दूसरे के सामने लोग हथियार लेकर खड़े हो जाएंगे, गन लेकर खड़े हो जाएंगे, तो सेना लगा दो चाहे पुलिस, सुरक्षा नहीं हो सकती। तो ये नफरत फैलाई किसने और मिटाने की जिम्मेदारी किसकी है? गुप्ता जी, जब बीज बोने की कोशिश की जा रही थी तो खट्टर साहब कहां थे? खट्टर साहब भी यहीं थे। अगर ये साजिश रची जा रही थी नफरत बोने की, तो सबसे पहले वो साजिश वहीं पे कुचल देनी चाहिए थी, आगे नहीं बढ़ती। वो कह रहे हैं कि भाई अगर नफरती फैल जाए, ऐसा लगा उनके बयान से कि एक तरीके से उन्होंने अब बहुत, ये तो बड़ी अच्छी बात है, आइडियोलॉजी वाली बात है कि भाई जब नफरत हो जाएगी, एक दूसरे के सामने हथियार लेकर खड़े हो जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर सारे राज्यों के लोग इस तरह कह दें, सारे मुख्यमंत्री अगर कह दें, हाथ खड़ा कर दें, तो जनता तो फिर कहाँ जाएगी, किसके भरोसे रहेगी? एक खट्टर साहब कहते हैं कि नफरत हो जाएगी, फिर वो कहते हैं कि मैं सुरक्षा नहीं दे सकता 2 करोड़ 80 लाख लोगों को, तो फिर क्यों मुख्यमंत्री का पद संभाले हुए छुट्टी देना? पहले आप कहते हैं मैं चदर तान के सो जाऊंगा, जनता सेवा का मौका नहीं देगी। जनता ने आपको सेवा का मौका दिया, आपने फोर्स भर्ती नहीं करी।
जनता ने आपका सेवा का मौका दिया, आपने रोजगार नहीं दिए। अगर आप रोजगार दे रहे थे, फोर्स भर्ती हो रहे थे, तो आप कम से कम ये बात तो नहीं कह पाते कि मैं सुरक्षा नहीं कर सकता। फिर दूसरी बात, अगर आपके पास सारा इनपुट था, आपके मंत्री कह रहे हैं, आपके सांसद कह रहे हैं, आपके सिक्योरिटी वाले कह रहे हैं, आपके सीआईडी वाले कह रहे हैं, आपके विधायक कह रहे हैं कि आपको एडवांस में बता दिया गया था सरकार को कि ऐसी घटनाएं घट सकती हैं, तो समय रहते हुए आपने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? समय रहते हुए अगर आप एक्शन लेते तो आज हरियाणा के अंदर जो सौहार्दपूर्ण वातावरण बिगड़ गया है, जो हरियाणा में लोग एक दूसरे के प्रति ये कह रहे कि तलवार लेके खड़े हो गए, फिर भी मैं दावे के साथ कहता हूं हरियाणा के लोग नफरत नहीं करते, एक दूसरे से प्यार करते हैं। केवल आपको संभालने की जरूरत है, केवल दोषी लोगों को सजा देने की जरूरत है, निर्दोष लोगों को बचाने की जरूरत है। अगर आप दोषियों को सजा दोगे तो खुद ब खुद हरियाणा के अंदर प्यार और मोहब्बत का वातावरण हो जाएगा। अगर आप दोषियों का पक्ष लेंगे, दोषियों का आप बचाएंगे, तो बहुत मुश्किल है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण बने। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, जाति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, दंगाई का जाति और धर्म नहीं होता। ये जो दंगा करने वाले लोग हैं, इनको सख्ती से पेश आए ताकि हरियाणा के अंदर भविष्य में ऐसी चीजें रिपीट ना हो और हरियाणा की जनता को विश्वास दिलाएं कि अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति की संरक्षा करने के लिए सरकार है। केवल सरकार ये कह दे कि मैं रक्षा नहीं कर सकती, मुख्यमंत्री ये कह दे, इससे तो और असंतोष फैलेगा और भावनाओं के ठेस पहुंचेगी कि आज सरकार ने हाथ खड़े कर दिए तो आम नागरिक कहां जाए। गुप्ता जी, ऐसे तो हरियाणा के जो लगभग 2.25 करोड़ लोग इस बात से तो आज बहुत चिंतित और असंकित हो गए होंगे कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम सुरक्षा ही नहीं कर सकते। वहां जो घटना हुई वहां पर होमगार्ड ज्यादा थे, पुलिस वाले वहां उतने थे नहीं। और एक तरीके से जो आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जो वास्तव में दंगाई, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी जैसे लोग, या जो दूसरा पक्ष कह रहा है कि भाई मामन खान ने भड़काया, मामन खान का कहना है कि भाई हमने तो विधानसभा के अंदर कहा था, उसी वक्त अगर इस पर कार्रवाई हो जाती, एक्शन हो जाता, या मेरे खिलाफ ही कार्रवाई करते तो मुझे बंद कर देते, गिरफ्तार कर लेते। 5 महीने पहले की बात है। मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी लगातार धमकियां दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर स्थिति परिस्थिति देखी जाए तो एक तरीके से बाकायदे प्रवोक करके इस तरीके की घटना हुई और उसके बाद एक ऐसा माहौल कलुषित बना कि यात्रा पर हमला हुआ और सारी चीजें हुई। गुप्ता जी, देखिए, बड़ी स्पष्ट बात यह है, कौन दोषी है, कौन अपराधी है, ये ढूंढना, पता लगाना सरकार का काम है। आज हम केवल अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से या अफवाहों के माध्यम से सुनी बातों पे विश्वास नहीं कर सकते। किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसको आप सजा नहीं देंगे तो जनता के अंदर विश्वास नहीं उठ सकता। आज हम खुद राष्ट्रपति जी के पास गए, राष्ट्रपति जी से निवेदन किया कि मणिपुर की हिंसा हरियाणा में मेवात के रास्ते पहुंच के पूरे हरियाणा को जलाने की तैयारी कर रही है। मैंने राज्यसभा के अंदर स्पेशल क्वेश्चन लगाया, राज्यसभा के अंदर 0 आवर के लिए, कल के लिए भी मैंने परमिशन मांगी हुई है कि हम इस पे चर्चा करें कि हरियाणा का ये बेहाल क्यों हुआ। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार ये बोलते हैं और लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया, कहते हैं हमारे पास सुरक्षा के साधन नहीं है। बहुत ही लज्जाजनक बात है, ये लज्जाजनक स्टेटमेंट है। मैं तो कहता हूँ मुख्यमंत्री जी को इससे बेहतर है कि इस्तीफा दे देना चाहिए। जब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहे कि मैं अपने प्रदेश के लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकता, मैं अपने प्रदेश के लोगों को बचा नहीं सकता, इससे गंभीर और विषय हो नहीं सकता। आज पूरे हरियाणा का शर्म सिर से झुक गया जब हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये बात कही। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आज जो वातावरण हरियाणा का बिगड़ा है, इसको अगर आप जल्द नहीं संभालेंगे तो हालात मणिपुर से भी बदतर हो सकते हैं। हालात को सुधारने की जरूरत है और लोगों को अंदर विश्वास पैदा होना चाहिए कि नहीं, हमारे ऊपर एक सरकार है और सरकार एक्शन लेगी, दोषियों को पकड़ेगी और हम सुरक्षित रहेंगे। गुप्ता जी, अगर एक कोई कारण अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा सबसे बड़ा कारण था, ट्रिगर पॉइंट था जिससे इस तरह की घटनाएं हुई, तो क्या आप बता सकने की स्थिति में है क्या? देखिए, फैक्चुअल पोजीशन ये है कि मैं मीडिया ट्रायल पे कोई ऐसी बात नहीं कह सकता हूं
केवल सुनी सुनाई बातों पे ऐसी बात नहीं कह सकता हूं। हमने मौके पे नहीं, जाके आप नहीं जिम्मेदार देखा। राज्यसभा के सांसद हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं। हाँ, मैं मैं कतई ऐसी इसीलिए गैर कह रहा हूं। जिम्मेदाराना कोई ना सवाल करूंगा ना ऐसा जवाब चाहता हूं मैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो मीडिया के अंदर बातें आ रही हैं वो इस धार्मिक यात्रा को लेके भी आ रही हैं, उसमें उकसाने वाली बातें करके भी आ रही हैं। जो एक पक्ष, दूसरा पक्ष ये बात भी कह रहा है कि घरों के ऊपर पत्थर पहले से क्यों रखे गए, पहले से सारी बातें क्यों हुई। इसका इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम है, परंतु मैं ये कह रहा हूं कि दोनों पक्षों को सख्ती से इन्वेस्टिगेट करें और इसको फाइंडिंग करें। और निस्संदेह जब भी भड़काने वाले बयान कोई व्यक्ति देता है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने के अंदर भी ये मुकदमा गया आज, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा जी। कि भड़काऊ चीजों से दूर रहें। जब भी भड़काने वाली बात करते हैं तो मोब उससे विद्रोह पे उतरता है। ये सारी दुनिया के अंदर भी देखा गया है, पूरे देश के अंदर भी देखा गया है। हमें संतुलित बयान देने तो चाहिए। राष्ट्रपति जी कोई को आज भी- आपने सारी स्थितियां बताई, मणिपुर की भी, मेवात की भी। आप लोगों का प्रतिनिधिमंडल गया था, इंडिया वालों का। जी, राष्ट्रपति जी को हमने मणिपुर की भी सारी बताई, मेवात की भी बताई, पूरे हरियाणा की स्थिति से अवगत करा, और ये कहा कि प्रधानमंत्री जी का इंटरफेरेंस भी इसमें होना चाहिए। मणिपुर की घटनाएं भी रुक पाए और हरियाणा की घटनाएं भी रुक पाए। प्रधानमंत्री जी को संसद के अंदर भी इस पे बयान देना चाहिए, मणिपुर भी जाना चाहिए और हरियाणा के अंदर भी आके मेवात स्थिति का पे जायजा मुद्दा लेना। क्या जो विपक्षी दल के सांसद हैं, क्या अगर मौका मिला तो उठाने जा रहे हैं क्या? मैंने कल राज्यसभा में 0 आवर में इसका नोटिस दिया है कि 0 आवर में मुझे स्पेशल परमिशन मिले और मैं मेवात का विषय राज्यसभा में रख सकूं। मैंने आज भी नोटिस दिया था, कल के लिए भी मैंने 2 नोटिस दिए हैं। एक सेक्शन 267 के तहत मणिपुर और मेवात का दिया है, और एक अलग से 0 आवर का मैंने मेवात का अलग से दिया है। सरकार और सिस्टम का ये कितना फेल्योर मानते हैं आप? कितना फेल्योर मानते हैं, अगर किसी कोई परसेंटेज आपको दिया जाए तो? 100% हरियाणा सरकार इस पे फेल हुई है। इनकी इंटेलिजेंस ने जब रिपोर्ट देने के बावजूद ये एक्शन के नहीं आ रहे, तो इससे ज्यादा मुख्यमंत्री का और कैबिनेट का बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया नहीं हो सकता। और विशेषकर आज जब अलग अलग अखबारों में, अलग अलग टेलीविजन में इनके उप मुख्यमंत्री के बयान अलग आ रहे हैं, इनके सांसद के बयान अलग आ रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष के बयान अलग आ रहे हैं, इनके गृह मंत्री के बयान अलग आ रहे हैं और मुख्यमंत्री के बयान अलग आ रहे हैं। इस तरीके से अगर कैबिनेट बात करेगी, इनके कैबिनेट के साथ ही बात करेंगे, तो इससे ऐसे भी लगेगा कि हरियाणा सरकार क्या एकजुट है भी या नहीं। गुप्ता जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल, बहुत महत्वपूर्ण है मेरी दृष्टि में, वो आप उद्योग जगत से जुड़े हुए हैं, एक बड़े उद्योगपति भी हैं। इस तरह की घटनाओं से उद्योग जगत और भारत का जो चेहरा है विश्व में, उस पर क्या कोई फर्क पड़ने जा रहा है? क्योंकि एक तरीके से मुंबई के बाद वाणिज्यिक राजधानी गुरुग्राम को ही माना जाता है। देखिए, मैं बड़ी स्पष्ट तौर पे बात कहूं, पहले ही मणिपुर को लेके दुनिया की कई सांसदों के अंदर ये चर्चा हो चुकी है कि हिंदुस्तान में क्या होगा। हरियाणा, गुड़गांव हरियाणा की आर्थिक राजधानी के रूप के अंदर जानी जाती है, मिलेनियम सिटी के नाम से इसको ही जानते हैं जी। हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्थाएं, सांप्रदायिक रंग तो नहीं आया, परंतु 2 बार ऐसे मौके आ चुके हैं खट्टर साहब के राज में जब हरियाणा के लोगों ने यहां से पलायन की बात सोची, उनकी संपत्तियां जलाई गई, झगड़े हुए, फसाद हुए, और उसके बावजूद भी कहीं धीरे धीरे हरियाणा के व्यापारियों ने मन में शांति रखी थी। विशेष निवेश तो उसके बाद हरियाणा में नहीं आ पाया। ये बात हरियाणा सरकार ने काफी कोशिश की, प्रवासी हरियाणा सम्मेलन बुलाए, सारी दुनिया के अंदर गए, बहुत ज्यादा निवेश तो नहीं आ पाया। और आज ये घटना होने से फिर एक बार खुद बाहर का व्यापारी तो सोचता ही है, हरियाणा का व्यापारी सोचने लगा कि मैं हरियाणा में उद्योग लगाऊं या नहीं लगाऊं, हरियाणा के अंदर इन्वेस्टमेंट करूं कि नहीं करूं। हरियाणा के अंदर जो भाईचारा बिगड़ने के बाद सामने आती है, उससे हर व्यापारी एक बार घबराता जरूर है। सरकार को क्या पहल करनी चाहिए उद्योग की दृष्टि से, क्योंकि उद्योग हमारी रीढ़ है और सारा कुछ उद्योग धंधों से ही चलता है गुप्ता जी। सबसे पहले सरकार को एक सख्त कदम उठाना चाहिए, एक संदेश देना चाहिए कि यहाँ पे दंगा करने वाला कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा की शांति को किसी भी कीमत पे खत्म नहीं होने दिया जाएगा। हरियाणा के सौहार्द
मुझे लगता है कि कुछ नेटवर्क का आएगा। जब तक नहीं देते हैं मंत्री ये संदेश बहुत मुश्किल। आप बताइए, मेरे पास तो नेटवर्क आ रहा है। हाँ बोलिए बोलिए, दर्शक सुन रहे हैं, कृपया बोलिए। जब तक हरियाणा के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री मिलकर ये संदेश नहीं देते कि हरियाणा में हर व्यक्ति सुरक्षित है, हरियाणा में दंगाइयों को कड़े से कड़ी सजा मिलेगी, इस साजिश को रचने वाले हर व्यक्ति को सजा मिलेगी और वो सजा दिखती हुई आए और सरकार पर्दे में रह के काम ना करे, पक्षपातपूर्ण काम ना करे, जी 2024 के एजेंडे को दिमाग में रखते हुए काम ना करे, हरियाणा के नागरिकों की सुरक्षा के लिए काम करे, तो हरियाणा के अंदर ये सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा। अगर सरकार का एजेंडा केवल 2024 का चुनाव है तो फिर बहुत मुश्किल है कि हरियाणा के अंदर ये वातावरण क्या कोई बन जाए। आपको इस तरह की घटनाओं के पीछे राजनीतिक एजेंडा दिखता है क्या गुप्ता जी? देखिए, मणिपुर के अंदर प्रधानमंत्री जी नहीं बोल रहे हैं, मणिपुर की सरकार की फेलियर हुई, केवल इसी तरीके की घटना थी, ये इसी तरीके की घटना अब हरियाणा के अंदर हो रही है। तो इस क्रम को अगर जोड़ के देखा जाए तो कई बार लोगों के मन में संदेह पैदा होता है कि ये जो साजिशें हैं 2024 के चुनाव को दिमाग में रखते हुए साजिशें तो नहीं हो रही हैं। एक अंतिम सवाल ये यूं कहें कि आपकी तरफ से हरियाणा वालों के लिए अपील, क्योंकि आप एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, तो हरियाणा वालों से क्या कहेंगे आप? हरियाणा वालों से मैं कहूंगा कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आप अपने हौसले को कायम रखें, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएं। हरियाणा को हमने विकसित करना है, शिक्षित करना है, बेरोजगार करना है। ये धर्म और जाति की लड़ाई के अंदर हरियाणा के नागरिक ना पड़े। मेरी करबद्ध प्रार्थना है, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। मैं आपको सैल्यूट करता हूं कि आपने इस मुश्किल समय के अंदर भी अपने हौसले को बना के रखा है। आप कुछ समय और हौसले को बना के रखें और ये समय बीत जाएगा। सरकारों के ऊपर दबाव बनाने के लिए हम लोग भी काम कर रहे हैं, संसद के अंदर भी हम चर्चा करेंगे, राष्ट्रपति जी के सामने भी हमने चर्चा करी है और पूरे हरियाणा के पब्लिक के साथ हम हैं। परंतु हरियाणा की जनता किसी भी अफवाह में आके किसी अपने भाई को, किसी अपने मित्र को, किसी ने अपने पड़ोसी को, किसी भी व्यक्ति को कोई हानि ना पहुंचाए, ना उसकी संपत्ति को हानि पहुंचाए, ना उसके जान और माल को हानि पहुंचाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील गुप्ता जी हमसे जुड़ने के लिए, बहुत आभार आपका। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सांसद सुशील गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने अपील की कि भाई एक हरियाणा एक औद्योगिक क्षेत्र है और इस तरीके की घटनाएं उद्योग धंधों को एक तरीके से भारी नुकसान पहुंचाती हैं, सामाजिक ताना बाना बिगड़ता है। ये वही हरियाणा है, लोग कहते हैं कि 1947 में जब बंटवारा हुआ तब भी यहाँ कोई दंगा फसाद नहीं हुआ और 2017 से पहले यहाँ कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। अब क्यों हुआ? क्या कोई राजनीतिक एजेंडा है? क्या सरकार फेल है? क्या इकबाल खत्म है? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हरियाणा में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है? क्योंकि लगातार घटनाएं हो रही थी, रात तक घटनाएं हुई, आज काफ़ी कुछ थोड़ा सा दिन में स्थितियां सुधरती दिखी। मेवात इलाके में भीषण दंगा, 6 लोगों की मौत, बहुत सारे लोग घायल। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये स्थितियां, परिस्थितियां और एक उस राज्य में जहां 1947 में भी दंगा ना हुआ हो, ये अपने आप में ऐसा लगता है क्या कोई मॉडल सेट किया गया है? क्या कोई पैटर्न है? क्या मकसद है? कोई राजनीतिक एजेंडा है, धार्मिक एजेंडा है, क्या है? ये बड़ा सवाल है। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो बात कही कि वो हर आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकते, इसका एक संदेश आम आदमी के पास कैसा गया है, किस तरीके से इस संदेश को पेश करने की कोशिश की जा रही है, ये बड़ा सवाल है। और जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री ये कहे कि सौहार्द जब बिगड़ता है, लोग आमने सामने गन लेकर खड़े होते हैं, तो चुनौती सिक्योरिटी को होती है। सेना लगा लो, सुरक्षा बल लगा लो, पुलिस लगा लो, हर आदमी की सुरक्षा नहीं कर सकते। बड़ा सवाल। हमारे साथ बहुत ही अनुभवी पुलिस अधिकारी और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी महेश चंद द्विवेदी साहब जुड़े हैं। द्विवेदी साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। हरियाणा के तेज तर्रार वरिष्ठ IPS अधिकारी रहे रणवीर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हैं। शर्मा जी, आपका स्वागत, धन्यवाद। वीरेंद्र धनखड़ साहब पूरे हरियाणा को इस घटनाक्रम के बाद घूम कर आए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। और हमारे साथी कुलदीप सैनी वरिष्ठ पत्रकार हैं हरियाणा से, वो हमारे साथ जुड़े हैं। मैं द्विवेदी साहब के पास जाऊंगा और इस परिप्रेक्ष्य में जानने की कोशिश करूंगा। द्विवेदी जी, हरियाणा में जिस तरीके से मेवात रीजन में हिंसा हुई, आपने उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े राज्य को संभाला और उस वक्त डीजीपी रहे जब डीजीपी होने का कोई मतलब होता था,
भाई ऐसा नहीं कहता कि आज कोई मतलब नहीं है, नहीं, निश्चित तौर पर, लेकिन अब उस पद की बहुत सारी डायमेंशन, बहुत सारी परिभाषाएं हो गई हैं। लेकिन आपने देखा कि वहाँ अलग अलग तरीके की बातें हो रही हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं साजिश हो गई, डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि बीएसपी को बताना चाहिए था, सांसद कह रहे हैं लोग हथियार लेकर क्यों गए। अजीब अजीब तरीके की बातें हो रही हैं, अजीब स्थितियां परिस्थितियां हैं। लेकिन ओवरऑल बहुत फोर्स का डिप्लॉयमेंट, इस तरह की जो यात्राएं वार्ताएं होती हैं, क्या उसमें कहीं पुलिस प्रशासन से वहाँ चूक हुई है? एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के नाते आप क्या देख पा रहे हैं? और मेरा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा और है कि अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि लोग गन लेकर जब आमने सामने खड़े हो जाएंगे तो मिलिट्री भी सुरक्षा नहीं कर सकती, पुलिस भी सुरक्षा नहीं कर सकती, इस बात को कैसे आप देखते हैं? देखिए, इस तरह की घटनाएं जैसी कि वहाँ हुई है मेवात में, ये ट्रस्ट डेफिसिट से होती है जी। और ट्रस्ट डेफिसिट हिंदू और मुस्लिम में निश्चित रूप से वहाँ है, प्रतीत होता है। और इसको क्रिएट करने में मैं कहूँगा या तो पुलिस की ढिलाई या शासन की मंशा, कुछ भी कहा जा सकता है। मोनू मनेसर जैसा व्यक्ति जिसने कि मुस्लिमों को मारा तथाकथित गौरक्षा के नाम पर, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। तो ये एक, और फिर वो वीडियो जारी कर रहा है। साथ ही साथ कुछ और अन्य वीडियो भी जारी हुए हैं जो दोनों तरफ से हुए हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि शायद हिंदुत्ववादियों ने पहले जारी किए, लेकिन दोनों तरफ से हुए हैं। तो ये इससे ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हुआ है और ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट होके फिर जो घटना हुई इसमें पुलिस ने पर्याप्त सतर्कता नहीं बरती। पहले तो उनको निश्चित रूप से उनको इंटेलिजेंस नहीं थी, उन्हें पता ही नहीं था कि ऐसी घटना हो सकती है। और दूसरा यह है कि फिर भी इतनी बड़ी भीड़ के लिए ज़्यादा पुलिस का प्रबंध होना चाहिए था। जब घटना हो रही थी तो उस वक्त वहाँ पुलिस बहुत कम थी, ऐसा जो मैंने वीडियो में देखा उससे प्रतीत हुआ है। तो जो अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं, इसका कारण ये है कि अगर हमारा निश्चित मत हो कि हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है हर हालत में, तो फिर अलग अलग बयान नहीं आएंगे। लेकिन अगर हमारा मत ये हो कि हमें किसी पार्टी, दल विशेष या किसी विशेष व्यक्ति को फेवर करना है, तो अलग अलग बयान आएंगे। मेरा ख्याल है कि मुख्यमंत्री जी को अपनी कैबिनेट या संबंधित मंत्रियों से बात करके एक लाइन तय करनी चाहिए कि कैसे हमारा उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें और हिंदू और मुस्लिम में ट्रस्ट क्रिएट करें। अगर ट्रस्ट क्रिएट करने वाली बातें नहीं की गई, जैसे लोग घूमते रहे, तो ट्रस्ट डेफिसिट रहेगा और ये घटनाएं अन्य जगह भी हो सकती है, जैसा कि हो रहा है। तो ये शासन की और पुलिस की पहली जिम्मेदारी है कि दोनों पक्षों में ट्रस्ट क्रिएट करें और उसके लिए निष्पक्ष कार्रवाई करें। बड़ी अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन ये बात फिर दिखाए, फील्ड में करके दिखाए पुलिस, तब ट्रस्ट क्रिएट होगा। द्विवेदी जी, मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज दोपहर बाद, वो करे भैया हर आदमी की सुरक्षा हम नहीं कर सकते। इससे हरियाणा के लोग सनाके में आ गए। वो कह रहे कि भाई मैंने तो सुरक्षा के लिए सरकार चुनी थी, रक्षा और सुरक्षा के नाम पर आपने वोट मांगे और अब कह रहे सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। और तर्क दे रहे हैं कि अगर नफरत फैलेगी और दो संप्रदाय के लोग आमने सामने गन लेकर खड़े हो जाएंगे तो सिक्योरिटी चैलेंज बढ़ जाएगा और उसके बाद मिलिट्री और पुलिस कोई सुरक्षा आपकी नहीं कर सकती। ये इस बयान का क्या माने समझा जाए? क्योंकि मुख्यमंत्री एक संवैधानिक व्यक्ति है, पूरी राज्य की सत्ता उसके इर्द गिर्द चलती है, उसके हाथ से चलती है। तो क्या समझा जाए? पुलिस में क्या संदेश जाएगा, आम आदमी में क्या संदेश जाएगा इसको लेकर? द्विवेदी जी। मुख्यमंत्री ने व्यवहारिक रूप से वो तो पुलिस सुरक्षा प्रशासन भी नहीं कर सकता। सुरक्षा और शासन की स्थिति क्रिएट की जा सकती है कि स्वयं सुरक्षा रहे। उत्तर प्रदेश में कैसे है सुरक्षा? तो सुरक्षा की स्थिति शासन निष्पक्ष कार्रवाई करके दोनों पक्षों में ट्रस्ट पैदा करके, अगर टोटली ट्रस्ट खत्म हो जाएगा तो सचमुच हर व्यक्ति सुरक्षा नहीं हो सकती और एक थाना कोई पूरी भीड़ को कंट्रोल ही नहीं कर सकता। लेकिन सुरक्षा रहे और ऐसी सिचुएशन न क्रिएट हो, सारा समाज इकट्ठा एकदम न हो जाए खिलाफ किसी समाज के या पुलिस के खिलाफ न हो जाए, इसके लिए
धीरे धीरे निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए और विश्वास पैदा किया जाना चाहिए। वो उत्तर प्रदेश में कैसे चल रहा है, तो यह है कि जो गलत करता है उसको दबाया जाए, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो, और जो सही कर रहा है उसको उठाया जाए। और साथ में इंटेलिजेंस अधिक सक्षम इन्हें बनाना चाहिए। इंटेलिजेंस की फेलियर डिफरेंट थी इसके, क्योंकि इतने बड़ी घटना हो जाएगी इसका इन्हें ज्ञान ही नहीं था, ऐसा प्रतीत होता है। वहाँ पुलिस थी ही नहीं जहाँ पर घटना हो रही थी, वीडियो से मैंने देखा। तो ये इसके लिए ट्रस्ट क्रिएट करने की आवश्यकता है शासन को, और वो अपने निष्पक्ष कार्रवाई से और कड़ी कार्रवाई से ही हो सकती है। जी ठीक बात है। रणवीर शर्मा जी के पास आऊँगा। रणवीर शर्मा ने हरियाणा में काफ़ी काम किया है। रणवीर शर्मा जी, आपके पास आ रहा हूँ। एक वरिष्ठ IPS अधिकारी के रूप में आपने काम किया है वहाँ पर। अब ये तो बड़ी गजबी बात होगी ना, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम सुरक्षा हर आदमी को नहीं दे सकते। इसकी बड़ी भारी मुझे भी अफसोस है कि CM लेवल पे इस प्रकार की बातें आना बहुत ही, मैं दुखदाई कहूंगा कि अगर एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर ये बात बोलता है कि भी हमारे बस की सुरक्षा नहीं है, तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। नंबर 2, जो प्रशासन की जिम्मेवारी है और लोगों ने जो प्रशासन सारी जिम्मेवारी CM के ऊपर होती है। CM के एक इशारे पे DCSP काम करते हैं। अगर CM का कंट्रोल ही नहीं और CM को अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है, तो मुझे बड़े खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है, ऐसे CM को कुर्सी पे रहने का कोई फायदा नहीं है और हर हालत से उसे इस्तीफा देना चाहिए। उससे पहले उनके होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए, जिनकी की लॉ एंड ऑर्डर की बाई नेम जिम्मेवारी है। क्योंकि अब इस केस में एक की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, जिम्मेवारी फिक्स होगी जी। आपके उन नेताओं की जिम्मेवारी फिक्स होगी जिन्होंने ये नफरत की आग लगाई और ये दंगे भड़काए। आप ये देखें ना कि मोनू के ने जुनैद की जो हत्या की है और उसके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज है, तो अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्यों नेताओं ने उनको शरण दी? जब तक नेताओं का नेक्सस ये चला रहेगा अपराधियों के साथ। शर्मा जी, मोनू मानेसर पुलिस को नहीं मिल रहा है, पत्रकारों को मिल रहा है, टीवी चैनलों वालों को इंटरव्यू दे रहा है घूम घूम कर। आज भी उसने एक चैनल को इंटरव्यू दिया है। मैं यही तो बात है ना, मैं कि नेताओं की शरण में अगर अपराध पलेगा तो ये नेक्सस तोड़ना बहुत जरूरी है, नेताओं का और अपराधियों का। किसी ने एक अपराध किया है, वो अपने आप को बेगुनाह साबित करे ना, पुलिस के सामने, कोर्ट के सामने प्रेस करे, सरेंडर करे पुलिस के सामने या कोर्ट में जाके सरेंडर करे, जो वो नहीं कर पा रहा है, इस मतलब कहीं ना कहीं दोषी है। दूसरी, उसके एवज में एक MLA खुद मामन जो है ना, सदन के अंदर ये कह रहा है कि अगर ये हमारे इलाके में आया तो हम प्याज की तरह इसको तोड़ देंगे। ये वीडियो आप ही दिखा रहे हैं। हाँ जी, ये नफरत की आग तो दोनों तरफ से चला गया। पूर्व DGP साहब ठीक कह रहे हैं कि जो हमारा ट्रस्ट का डेफिसिट है वो एकदम कम हो गया। अच्छा शर्मा जी, बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि मामन खान सदन के अंदर कहते हैं, जहां मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, सरकार है, और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। यही तो, जबकि संविधान के मुताबिक कानून सर्वप्रिय है, हमारा संविधान सर्वोच्च है। जब कानून सर्वप्रिय है, कानून के मुताबिक ABCD चाहे कोई हो, चाहे मोनू हो चाहे मामन हो, उसकी सबसे पहले उसी की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी 6 महीने पहले। नंबर 2, इस मोमन की, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, मोनू की, जो नहीं हुई। अच्छा, नंबर 3, सबसे बड़ी गलती जो है, 21 तारीख को जब वीडियो जारी हो गया और ताल ठोक दी नफरत की कि मैं वहां मंदिर में जाऊंगा, और दूसरी तरफ से ताल ठोक दी कि तुम आओ हम तुम्हें देखेंगे। उन्होंने अपनी पूरी तैयारी की और प्रशासन की आंख में धूल झोंक दिया, इंटेलिजेंस की आंखों में धूल झोंक दिया, और सब लोग पहाड़ के ऊपर इकट्ठे हो गए। इतनी बड़ी प्रशासन, और प्रशासन के साथ इन नेताओं ने जो आग लगाई। इंटेलिजेंस के इंस्पेक्टर जो हैं वो कह रहे हैं कि हमने सूचना दी है, हमने 10 दिन पहले ही सूचना दी। विश्वजीत नाम है उनका, CID इंस्पेक्टर इंटेलिजेंस के वहाँ के। वो कह रहे हैं कि हमने 10 दिन पहले सूचना दे दी। क्या करते रहे? सोते रहे अधिकारी, वहाँ के DGP क्या करते रहे, वहाँ के कप्तान क्या करते रहे, कमिश्नर क्या करते रहे, भगवान ही जाने। चौहान साहब, यही तो देखने वाली बात है कि अगर CID
जी ने, इंटेलिजेंस ने इतला दे दी 10 दिन पहले की भी ये बवाल मचेगा नफरत का, ये सांप्रदायिक दंगे होंगे, तो एसपी छुट्टी पे क्यों गया? उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। उसको छुट्टी किसने दी? उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। और इसके बाद जो वहां अधिकारी थे उन्होंने परमिशन क्यों दी? जब नफरत की आग 10 दिन से फैल रही है और फिर परमिशन दे रहे हैं आप कि भी हर साल ये हो रहा है, हर साल में आपसी भाईचारा था, इस साल अगर भाईचारे में कमी आई है तो हमने क्यों परमिशन दी? अगर परमिशन दी तो आपने पुख्ता इंतजाम क्या किए? क्या अगर परमिशन दी है तो पूरी सुरक्षा करनी चाहिए आपको। आपने 3 लेयर का सिस्टम बनाया। मैं 1 मिनट में पूरा करूंगा चौहान साहब। 3 लेयर का सिस्टम बनाया। नंबर 1, जहां पे घटना, जहां पे जुलूस जाना था वहां से 1 किलोमीटर के दायरे में आपके नाके लगेंगे बाहरी। नंबर 2, 500 मीटर के दायरे में फिर नाके लगेंगे, गश्त होगी। नंबर 3, जुलूस के साथ नफरत की आग चारों तरफ फैल रही है। जहां आपने 50-100 आदमी लगाए हैं वहां आपको 10 गुना ज्यादा आदमी, 500 से 700 आदमी पुलिस वाले लगाने चाहिए थे, जिससे कि आप भीड़ को रोकने में कामयाब हो सकें। और नंबर 3, जो स्थिति का आकलन है, जब मंदिर नीचे है और पहाड़ ऊपर है, कहीं भी नाका इंटेलिजेंस नहीं लगा कि भी ये लोग पहाड़ पे कितने दिनों से इकट्ठे होके अपने पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं कि जुलूस आएगा तो हर हालत में हम बदला लेंगे। तो ये नेताओं की लगाई हुई आग, ये नेताओं का अपराधियों का नेक्सस जब तक हम अब नहीं तोड़ेंगे और ऐसे ऐसे सीएमओ को और मुख्यमंत्रियों को या गृह मंत्रियों को नहीं हटाएंगे तो यह आग कैसे बुझेगी? आग नहीं बुझेगी, यह आग कभी और आगे लग जाएगी अगर इसी प्रकार के बयान आते रहे कि हम सुरक्षा कैसे करें। भाई सुरक्षा तेरे बस की नहीं है तो तुम कुर्सी पे क्यों बैठे हो? सुरक्षा तुम्हारे बस की नहीं है तो तुम क्यों वोट लेते हो? सुरक्षा तुम्हारे बस की नहीं है तो क्यों पार्टियां चलाते हो? आप लोग अपने घरों में बैठे हो ना और झोला लेके किताबें पढ़ो। आप क्यों उस कुर्सी पे बैठे हो जिस कुर्सी के आप काबिल नहीं हो? तो आप उस कुर्सी पे क्यों बैठे हो? जनता आपसे जवाब मांगती है। जनता, आप जनता के नौकर हैं। आपने वोट ले लिया, आप राजशाही के सिस्टम में नहीं है, लोकशाही है। और लोकशाही में आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा। ठीक बात मीडिया के थ्रू भी देना पड़ेगा और डायरेक्ट जनसभा में भी देना। लोग पूछेंगे ठीक बात है, आपने बयान कैसे दे दिया? बिल्कुल ठीक है। आपके पक्ष की अगर सुरक्षा नहीं है तो आप किस वजह से बैठे हो मुख्यमंत्री? ठीक है शर्मा जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं अब कुलदीप सैनी के पास जाऊंगा। हमारे साथ पत्रकार हरियाणा से जुड़े हैं। कुलदीप, क्या स्थिति, क्या परिस्थिति, और अब तक 31 जुलाई से लेकर आज 2 अगस्त हो गया है, क्या कुछ चीजें निकल कर आई? अगर कहा जाए कि 1-2 बिंदुओं में चीजें बताई जाएं तो वह कौन से प्रमुख कारण हैं जो हरियाणा में इतनी भयंकर सांप्रदायिक हिंसा शायद पहली बार हुई है? सबसे पहला मुख्य कारण है नेता। मैं शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। ये सवाल कुलदीप से है मेरा। कुलदीप बोलिए, अनम्यूट करिए कुलदीप, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। आपकी आवाज नहीं मिल रही कुलदीप। माइक ऑन करें। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए कुलदीप। जी, सबसे पहला अहम सवाल ये है कि जब मनु मानेसर एक अपराधी द्वारा अभी तक पुलिस की गिरफ्तारी भी नहीं दिखाई गई है और जब उस द्वारा वीडियो जारी कर दिया गया था, पुलिस ने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? हालांकि अगर उसके ऊपर कार्रवाई की जाती तो शायद ये इतना बड़ा दंगा ना होता। जब इस अपराधी द्वारा इतना बड़ा एक वीडियो जारी 3 दिन पहले जारी करने से पुलिस ने इसके ऊपर शिकंजा नहीं कसा, सबसे बड़ा सवाल ये पुलिस के ऊपर उठा है। तो यहाँ तक, और रही बात दूसरी, अगर कहनी चाहे तो वहां पर हथियार लेकर जाने का, डंडे करपाने लेकर जाने का, हालांकि पुलिस द्वारा और प्रशासन द्वारा ऐसे बिल्कुल जारी कर दिया जाता है कि कोई हथियार, या पीछे एक वीडियो भी जारी हुआ था कि जिस तरह से हथियार बिल्कुल भी ले जाना वहां पे प्रतिबंधित है कहीं भी ऐसी स्थानों पर, तो वहां पर डंडे लेकर जाने का क्या काम था? और अगर मनु मानेसर द्वारा एक अपराधी द्वारा वीडियो जारी कर दी थी तो उसके बाद उन लोगों को ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए था। कुलदीप सैनी, एक पहलू है ये, तस्वीर का एक रुख जरूर है ये, और ये बड़ा विद्रूप, बड़ा कुरूप चेहरा है तस्वीर का, लेकिन दूसरा रुख भी है कि अगर कोई, मान लीजिए कोई यात्रा जाती है और उस पर अचानक आक्रमण होने लगता है, इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं कुलदीप सैनी?
अहम बन गया है। आपको बता दें कि जिस तरह से आजकल तो एक, मैं आपको क्या बताऊं, किस जरिए बताऊं कि जिस तरह से एक जाति विवाद तो सबसे बड़ा अहम मुद्दा बन गया हुआ इन सरकारों के होते हुए, कि एक जाति विवाद को लेकर आए हर बार इस बात को लेकर जाति विवाद सबसे पहला था। आपको बता दें कि पिछले हिमाचल प्रदेश में एक हुआ था, वहां पे पुलिस प्रशासन द्वारा दफा 144 लगाई गई थी। हालांकि वो मोमडन पर मुस्लिम परिवार से था, वो जो युवक द्वारा एक लड़की के साथ ऐसा व्यवहार किया गया था, जो युवक को मारा गया, तो वहां पर भी प्रशासन द्वारा एक बहुत सख्ती से निपटा गया। प्रशासन द्वारा दफा 144, ये जाति विवाद ये सरकारों के होते क्यों हो रहा है, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। जी कुलदीप, इसमें कोई राजनीति इन्वॉल्व है क्या? क्योंकि पॉलिटिक्स अगर है तो फिर चीजें कहीं ना कहीं, अगर कोई शह मिल रही है किसी अपराधी को तो इस तरह की चीजें बढ़ती हैं। क्या राजनीति कहीं देख रहे हैं, इसमें राजनीति है क्या? है कि राजनीति बिल्कुल हो सकती है इसमें, क्योंकि राजनीति पहले आती है। अगर ये प्रशासन द्वारा या राजनेताओं द्वारा इस पर कड़ी संज्ञान लिया जाता है, इस पर कार्रवाई की जाती है, तो ये होने से बिल्कुल वो आग की चपेट में ना आते, इतने भी ना आते, और कुछ स्थानीय लोग से। हालांकि अभी तक जो हिंदुत्व के वहां पर यात्रा निकाली गई थी उन्हीं का बताया जा रहा। हालांकि दोनों पक्षों में झड़प इतनी हुई है कि गोली भी चली, वहां पर पुलिस के कर्मी भी मारे गए हैं, और वो जो नूप के निवासी है उनका अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है, छोटे उनको भी आई होगी। ठीक बात है, ठीक है। मैं कुलदीप आपको रोक रहा हूं, मैं वीरेंद्र धनखड़ के पास जाऊंगा चूंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। धनखड़ कांग्रेस के नेता हैं हरियाणा के, और इस घटना के बाद उन्होंने दौरा किया। वीरेंद्र भाई, क्या स्थिति, क्या परिस्थिति, बिल्कुल किसी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के बजाय एक आम हरियाणा के व्यक्ति की तरह आपने वहां क्या देखा, क्या स्थितियां हैं, कौन लोग जिम्मेदार हैं और इसका हल क्या है, कैसे ये चीजें ठीक होंगी? बेटा देखिए, पहले तो एक बात सुनिए कि पहले मणिपुर और अब मेवात, सबसे बड़ी चीज थी कि दोनों प्री प्लान थे। ये पूरे प्री प्लान से हुए, ये हादसे कभी भी अचानक नहीं होते। इतनी लाठियां, इतने पत्थर इकट्ठा होना एकदम अचानक नहीं होते। ये चीजें कराई गई हैं। मोनू मानेसर ने जो किया, क्या उन पे कोई कार्रवाई हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने वीडियो भी जारी किया। देखिए, कहीं ना कहीं प्रशासन की ढिलाई भी इसमें नजर आती है, और जो इसमें है वो 18 से 25 साल के लड़के ही इन्वॉल्व ज्यादातर हैं, क्योंकि उनको उनका ब्रेन वॉश किया गया है। इनके पीछे जो मास्टरमाइंड है उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। हमारे सीएम ने जो हमें दिया कि भी हर आदमी की सुरक्षा नहीं की सकती, तो फिर वो सीएम बने क्यों? सीएम लोगों ने बनाया किस लिए था? उस पर विश्वास इसलिए जताया गया था कि वो हमारी सुरक्षा करें, रोजगार का इंतजाम करे। लेकिन क्या उन्होंने ये चीजें की? अगर वहां ये हुआ, वो किसकी कमी थी? प्रशासन की। आपकी पार्टी के एमएलए मामन खान पर भी कहा जा रहा है कि उन्होंने विधानसभा के अंदर भड़काया कि मोनू मानेसर आया तो प्याज की तरह फोड़ देंगे। क्या ये इस बात से लोग नहीं भड़के होंगे क्या? ये बिल्कुल भड़काने वाला भाषण था। ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। उन पे इस चीज के लिए उनको दबाना चाहिए, बोलना चाहिए कि ये गलत है, क्योंकि हमें सद्भावना और भाईचारा बना के रखना है। हमें हरियाणा को जलाना नहीं है, हमने हरियाणा को ऊपर उठाना है। ये काम नहीं है कि मोमन खान वहां कहे तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। जो गलत है वो गलत है, जो ठीक है वो ठीक है। अब मोनू मानेसर ने क्या कहा? उन्होंने एक वीडियो दिया 3 दिन पहले। अब जब हम यात्रा निकाल रहे थे तो क्या प्रशासन को पता नहीं था कि भाई देखो वहां मुसलमान हम भाईचारे में रह रहे हैं, तो उनको भड़काया गया होगा, जरूर भड़काया गया होगा, और ये काम हुआ है। तो सीधी सी बात है, उनके पीछे कोई मास्टरमाइंड रहा है, और मास्टरमाइंड को कोई नहीं पकड़ रहा। 150 बंदे गिरफ्तार किए, लेकिन क्या एक पर भी कार्रवाई हुई? किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ एक राजनीतिक रोटियां सेकने वाली बात हो रही है। वीरेंद्र धनखड़, क्या इसका हल क्या है? कैसे ये चीजें नॉर्मल होंगी? क्या 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 चीजें की जाए जो आगे से इस तरह घटना ना हो, और जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल शांत हो जाए, शांतिप्रिय माहौल में हरियाणा के लोग जैसे पहले आपस में पुरसुकून में रहते थे वो रहें? इसके लिए क्या, बहुत कम शब्दों में 20 सेकंड में मुझे बताइए कि क्या चीजें हो सकती हैं? आपने ऑब्जर्व किया, बहुत सारे लोगों से आपने मुलाकात भी आज की है। जी, इसका एक ही सोल्यूशन है कि हमें जितने भी जैसे मोनू मानेसर है या मोहम्मद, इन पे आपने केस डालना होगा, और आपसी भाईचारे की सद्भावना हमें बढ़ानी पड़ेगी। वहां जाके मिलना होगा लोगों से, सीधी सी बातें हैं। लोगों के साथ हमें ये दिखाना होगा कि हमारा आपसी कोई द्रोह नहीं है, ये करवाया गया, वेल प्लान्ड है, इसको समझो। उनको वाश जो ब्रेन में डाला गया है ना, उसको साफ करना जरूरी है। हम इससे पहले भी तो रह रहे थे, कभी नहीं हुआ हमारा, अभी क्यों हो रहा है ये?
क्योंकि ये कराया गया है, वेल प्लान्ड है। समझाओ लोगों को, ये समझाना पड़ेगा। हम गए हैं, हम लोगों से क्या मिले नहीं फायदा, हैं। किन लोगों को फायदा, वीरेंद्र धनखड़, किन लोगों को फायदा पहुंच रहा है, क्या है, क्या मकसद है इसका? देखिए, ये सीधा सीधा फायदा सिर्फ पॉलिटिकल लोगों को है, आम जनता को कोई फायदा नहीं है। आम जनता तो मर रही है भाई। जब 2 पुलिस वाले मार दिए, 3 घायल हैं, और एक और लड़का अभिषेक मार दिया जला के, गला काट के। एक बात बताओ, वो क्या कर रही है? जनता तो भुगत रही है, मजा कौन ले रही है? राजनीतिक लोग। ठीक क्या बात मिल रहा है, हुआ बताइए? ठीक बात है। मैं, चूंकि मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं, मैं उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक MC द्विवेदी साहब के पास जाऊंगा। द्विवेदी जी, इस तरह की घटनाओं के बाद एक तो पुलिस को क्या, किस तरीके से करना चाहिए, आपका अंतिम टिप्पणी है इस कार्यक्रम की, आप क्या कहना चाहेंगे कि हरियाणा की पुलिस को अब आगे किस तरीके से चीजें करनी होंगी, चूंकि आप ऐसे पद पर रहे हैं कि आपकी बात बड़ी महत्वपूर्ण है? संवैधानिक पदों पर बैठे सभी व्यक्ति, चाहे मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, तथा पुलिस के उच्चतम अधिकारीगण, सबको निष्पक्ष होकर ये मन बनाना होगा कि हमें बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी दबाव के, जो अपराधी है उसे दंड दिलाना है, और जो नहीं अपराधी है उनको सुरक्षा देनी है। अगर ये मन बना ले तो बहुत कुछ किया जा सकता है। साथ ही साथ पीस कमेटीज बनानी चाहिए, क्योंकि दोनों पक्ष के जो समझदार व्यक्ति हैं, हिंदू मुस्लिम, उनको आपस में भाईचारा पुनः पैदा हो, जो कि पहले था। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अगर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ, जैसे मोनू मानेसर है, अगर उत्तर प्रदेश में होता तो शायद घर वर गिरा दिया गया होता उसका, मुझे नहीं मालूम वहाँ क्या हुआ है, तो वहाँ गिरफ्तारी भी नहीं हो पाई। तो ऐसे केसेस में बहुत सख्त और कड़ी कार्रवाई अगर नहीं होगी तो लोगों को डिस्ट्रस्ट पैदा होगा, और उस डिस्ट्रस्ट को खत्म नहीं करेंगे तो ये होता रहेगा इस तरह का। तो सबसे बड़ी बात है कि हम निष्पक्ष रहें, हमारा मन क्लियर रहे, तभी ये शांत हो सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया द्विवेदी साहब, रणवीर शर्मा साहब बहुत शुक्रिया, वीरेंद्र धनखड़ साहब बहुत शुक्रिया, कुलदीप सैनी आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। 100% की बात MC द्विवेदी साहब ने कही कि अगर ईमानदारी से संवैधानिक पदों पर बैठे लोग, उनके मन में कोई भेदभाव ना हो, राग द्वेष ना हो, अपना पराया ना हो, अगर वो ईमानदार एक्ट करें तो इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सकता है, और जो हो गई हैं उनको बढ़ने से रोका जा सकता है। शांति समितियां बनाकर जो सौहार्द बिगड़ा है उसे ठीक करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि हरियाणा की पुलिस, वहाँ की सरकार इस ओर काम करेगी, और सुरक्षा देना तो मुख्यमंत्री जी आपकी ही जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।